एक बार 1 एकड़ की फसल में स्प्रे करने के लिए मैं संजीवनी बनाने का तरीका बता रहा हूं। क्या करना, हमको लेना 10 किलो गोबर, 10 किलो, और एक इस तरीके के ड्रम में गोबर डाल देना है। फिर क्या लेना है, 10 किलो ये नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को क्या करना है कि नीम के पत्तों को तोड़ लेना, ऐसे समझना बात को। जैसे अभी एक फ़ोन आया, साहब उसको सिलबट्टे से कूट लूँ कि मिक्सी से पीस दूँ, हमने कहा ऐसा झंझट नहीं करना। इन पत्तों के अंदर जो इनका अजाडिरेक्टिन है, जो रसायन है, वो बाहर आना है। कुछ तो फर्मेंटेशन से बाहर आएगा। मैं सिर्फ इस पत्ती को ऐसे लिया, केवल ऐसे ऐसे डाल दिया, ऐसे धीरे धीरे नोच नोच करके मैंने 10 किलो पत्तियां इसमें डाल दी। फिर मैं क्या करूंगा, 1 किलो गुड़ लूंगा। देखिए, आज देश का किसान सब्जी के केस में, फलों के केस में कई प्रकार की समस्याएं उसके सामने आ रही हैं। जैसे आप कह रहे थे कि हमारा 15 साल पुराना आम का पेड़ है और बौर आती है, फल लगते हैं, लेकिन सब झड़ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, फलों की, सब्जियों की, और बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं अनगिनत समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को लेकर के किसान सीधे बाजार जाता है किसी होशियार व्यक्ति से, जिसको होशियार समझता है कि बाबूजी हमको ये समस्या आ रही है, हमारे फल फट जाते हैं, मेरे फल कच्चे रह जाते हैं, मेरे फल में सड़न रोग लग जाता है, मेरा फल लगता नहीं है, गिर जाता है, ऐसी निरी समस्याएं। अब उन समस्याओं के हल के लिए मैंने कल बताया आपको कि एक तो आपको ज़मीन में जीवामृत डालना है, क्योंकि सुनना है, कई सारे फंगस ऐसे हैं कि ज़मीन से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, धरती से। मैंने कल बताया था ना कि ज़मीन में इतने प्रकार के लाभदायक जीवाणु होते हैं, कई प्रकार के, जो ज़मीन में निगेटिव पैथोजन को कंट्रोल में करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि ये जीवामृत डालना है। जीवामृत बनाना और जीवामृत कैसे डालना, ये मैं आपको वीडियो में बता चुका। ये जीवामृत का मतलब था कि हमने जो पेस्टिसाइड डाले हैं पीछे 10 साल से, 15 साल से, उनके कारण ज़मीन में रहने वाले लाभदायक जीवाणु खत्म हो गए। अब जीवाणु अगर ये जाएंगे ज़मीन में, तो आपकी ज़मीन से रिलेटेड जितनी समस्याएं थी, जैसे भूमि जनित जो बीमारियां थी, तो उनको ये वहीं कंट्रोल कर लेंगे। इसके बावजूद भी, क्योंकि ये रासायनिक खेती में, मैकेनाइज्ड खेती में, इस एनवायरनमेंट में, ज़मीन में, जलवायु में, बायोडाइवर्सिटी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं कि भगवान ही मालिक है। तो जो आपने कहा कि मेरे फल गिर जाते हैं, तो ये समस्या आपकी नहीं है। मैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों के, राज्यों के किसानों से हर रोज़ 10, 20, 25, 50 किसानों से बात होती, तो उनकी समस्याएं इसी प्रकार की हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक खाद है संजीवनी खाद। प्रारंभ में, आज के करीब करीब 22 साल पहले, हमको एक किताब मिली थी, गौ ग्रास। ये वर्धा महाराष्ट्र से निकलती थी। अभी मैंने वहाँ उस किताब को लेके उनके फ़ोन नंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कोई कांटेक्ट उनका हुआ नहीं। क्योंकि कई सज्जनों ने पूछा, साहब उस किताब का नाम बता दो, उस प्रकाशक का नाम बता दो। तो उनको बताने के लिए मैंने सर्च किया, तो हमको वो फ़ोन नहीं मिले। फ़ोन लिखे हैं हमारी किताब में, लेकिन वो लग नहीं रहे, चूँकि आधुनिक युग में सबके ने मोबाइल बदल दिए, बेसलाइन फ़ोन तो सब ख़त्म हो चुके। तो चलिए आपको बताता हूँ संजीवनी खाद क्या है, मटका खाद क्या है, और इसके अद्भुत परिणाम हैं। एक किसान था हमारा, ब्रजेश शुक्ला, यहीं झांसी के बखौरा गांव में। उसने बोई थी मिर्च। मिर्च की पूरी क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, और अब मिर्च उखाड़ी जानी है। मतलब मिर्च के झाड़ खड़े हुए हैं खेत में, और वो उखाड़ने जा रहा था।
मैं बाई चांस उस दिन पहुंच गया उसके गांव, उसके खेत। तो उसने बताया कि साहब ये मिर्च थी 10 बिस्वा और अब इसको उखाड़ना है, अब इसमें दूसरी फसल लगानी है। तो इस संजीवनी खाद गांव में कई लोग डालते थे, उसने भी डाली थी मिर्च में। लेकिन हमने कहा यार ब्रजेश, एक बार इसमें 2 बार संजीवनी खाद का स्प्रे और करो। तो हंसने लगा, कहता साहब आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। हमने कहा देखो, जब तक हम कोई नया काम करके नहीं देखेंगे तब तक हमको वैज्ञानिक नहीं बन सकते। रिसर्च, खेती का काम है, रिसर्च करते रहो। तो हमारे कहने से उसने, मैं तो चला आया, अगले दिन उसने ये संजीवनी खाद अपनी फसल पर, कहाँ जहाँ पत्तियाँ नहीं है, डंठल खड़े हैं, उस पर स्प्रे किया। 15 दिन के बाद फिर स्प्रे किया। जब 1 महीना बीत गया तो हमको फ़ोन करता है कि सर आप कब आओगे गांव। हमने कहा क्यों? बोले हम बताएंगे नहीं, आप जब गांव आओगे तब बताएंगे। तो मैं गांव गया तो उस सूखी हुई मिर्च में क्या देख रहा हूं, ढेर सारी पत्तियां और ढेर सारे फूल। हमने उसकी पहली वाली फसल के फूल फल नहीं देखे थे। तो वो कहता है कि सर जो मैं फसल, मेन फसल ले चुका, उससे 2 गुना ज़्यादा फूली है, 2 गुना ज़्यादा। और आप मानेंगे नहीं, मतलब उसने जो बताया कि पहली वाली मिर्च की फसल मैंने 9,000 की बेची, दूसरी वाली मिर्च की फसल मैंने 21,000 की बेची। जिसको उखाड़ने जा रहा था तब तक एक किसान था वहीं थोड़ा सा दूर, वो हमारी कभी उसकी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि गांव में एक हैबिट है ना कि जैसे मैं जिसके घर रुकता हूँ, जो मेरे परिचित हैं, बस उतने लोग इकट्ठे होते हैं। जो गांव के और लोग हैं वो सोचते पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मैटर है। तो अननोन आदमी नहीं आता। बेसिकली बहुत सारे लोग शर्माते हैं, संकोच करते हैं। तो वो किसान आज आ गया दौड़ा दौड़ा। तो हमने कहा ब्रजेश तुम्हारी मिर्च तो यार बहुत अच्छी है। तो कह रहा साहब हमारे साथ भी एक चमत्कार हुआ। हमने कहा क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि हमारी तो उसकी कभी बातचीत नहीं हुई। बोले साहब मेरा एक आम का पेड़ था 9 साल पुराना, बौर आती थी और सब झड़ जाती थी। तो हमने इनकी जब मिर्च देखी ना, पहले वाली मिर्च, तो हमने इनका ये नुस्खा चुरा लिया कि ये इस ड्रम में गोबर डालते हैं, नीम की पत्ती डालते हैं, थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, फिर इसको 4 गुना पानी मिला करके स्प्रे करते हैं, इसलिए इनकी इतनी अच्छी मिर्च हो रही है। हमने बोले हमें कोई विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने इनका नुस्खा चुराया और मैंने आम के पेड़ पर 3 बार 15-15 दिन पर स्प्रे मारा। और वो कहता चल के साहब मेरा आम देख लो। 4 खेत दूर था, मैंने उसका आम देखा तो खूब अच्छा आम फला था। कह रहा साहब 9 साल हो गए मैं इंतज़ार करता रहा कब फलेगा कब फलेगा, नहीं फला, लेकिन ये संजीवनी खाद से फल गया। इसका नाम ही है संजीवनी। अब इसमें क्या है, जैसे हम 1 एकड़ का किसान है और 1 बार स्प्रे मारना है। देखना आप समझना, ये संजीवनी टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में, कद्दू में, करेला में, आम में, अंगूर में, पपीते में, ये डिपेंड करेगा कि कई स्प्रे, किसी फसल में 3 बार स्प्रे करना है, किसी फसल में 10 बार स्प्रे करना है, किसी फसल में 2 ही बार स्प्रे करना है। तो 1 बार 1 एकड़ की फसल में स्प्रे करने के लिए मैं संजीवनी बनाने का तरीका बता रहा हूं। क्या करना है, हमको लेना 10 किलो गोबर, 10 किलो, और एक इस तरीके के ड्रम में गोबर डाल देना है। फिर क्या लेना है, 10 किलो ये नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को क्या करना है कि नीम के पत्तों को तोड़ लेना, ऐसे समझना बात को। जैसे अभी एक फ़ोन आया साहब उसको सिलबट्टे से कूट लूँ कि मिक्सी से पीस दूँ, हमने कहा ऐसा झंझट नहीं करना। इन पत्तों के अंदर जो इनका अजाडिरेक्टिन है, जो रसायन है, वो बाहर आना है। कुछ तो फर्मेंटेशन से बाहर आएगा। मैं सिर्फ इस पत्ती को ऐसे लिया, केवल ऐसे ऐसे डाल दिया, ऐसे धीरे धीरे नोच नोच करके मैंने 10 किलो पत्तियां इसमें डाल दी।
फिर मैं क्या करूंगा, 1 किलो गुड़ लूंगा। ये मेरे हाथ में गुड़ है, 1 किलो गुड़ मैं इसमें पलट दूंगा। कितना हुआ, 10 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 21 किलो हुआ ना। 21 लीटर इसमें पानी भर दूंगा। कितना हो गया, 42 किलो। और ये ड्रम पूरा कटा हुआ होगा और इसको धूप में रखना है। जितनी धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी जैसे अप्रैल मई जून के महीने में बहुत तगड़ी धूप है, तो ये 6 दिन में बन जाएगा, 6-7 दिन में। और जैसे ठंड में धूप थोड़ी कमज़ोर होती है तो 14-15 दिन में बन जाएगा। अब ये एक बिल्कुल कन्फर्म मान लीजिए कि अगर गर्मी का सीजन है तो ये 7-8 दिन में बन जाना है, और अगर ठंड का सीजन है 14-15-16 दिन में बन जाना। बीच में अगर आपको समय मिले तो डंडे से एक बार इसको कभी कभी मत देना है। अब स्प्रे डालना कैसे है, अगर 1 एकड़ फसल है तो जैसे कभी पौधे छोटे छोटे होते हैं, मतलब उसकी कैनोपी कम होती है तो पानी कम लगता है, क्योंकि हमको तो पत्तियों पर छिड़कना, जमीन पर तो छिड़कना नहीं। जैसे आप वैज्ञानिक भाषा में बोलोगे, किसी से कहो साहब 1 एकड़ मिर्च में हमको दवा डालनी है, तो कहेगा 1 एकड़ में आधा लीटर दवा लेनी पड़ेगी और 250 लीटर पानी लेना पड़ेगा। यही बताते हैं ना लोग। यहाँ पर एक अपना दिमाग लगाना, मैं अक्सर कहता हूँ खेती में अपना दिमाग लगाओ। जैसे हमने 2-2 फुट पर मिर्च लगाई है, अभी मिर्च के पौधे छोटे छोटे हैं और 2 फुट पौधों के बीच में अभी 1.5 फुट का 1.25 फुट का गैप है, तो दवा तो हमको मिर्च पर डालनी है ना, तो अभी हमको 250 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं है और ना आधा लीटर उस इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे कि पूरा 1 एकड़ का जो एरिया है उसमें 4000 स्क्वायर मीटर है, तो ये अपने दिमाग से लगाएंगे 4000 स्क्वायर मीटर में से लगभग 2000 स्क्वायर मीटर तो खेत खाली है, तो दवा की मात्रा आधी, पानी की मात्रा आधी है ना। क्योंकि जब मशीन से स्प्रे करेंगे तो पौधे पर स्प्रे करते जाएंगे कि ज़मीन पर भी करेंगे, पौधे पर, तो यहाँ पानी की मात्रा और दवा की मात्रा बदल जाएगी। ये जो नुस्खा 1 एकड़ में मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ में तब है जब पूरी फसल कैनोपी, पूरी ज़मीन ढक गई हो। अगर आधी ज़मीन अभी खुला है तो क्या करेंगे, आधी ज़मीन खुला होने का मतलब है, ये मैं नुस्खा बता रहा हूँ, 10 किलो गोबर, 10 किलो नीम की पत्ती, 1 किलो गुड़, ये 1 एकड़ के लिए तब है जब पूरी ज़मीन ढकी हो। यहाँ पर मैंने देखा कि ज़मीन तो मेरी आधी खाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस नुस्खे को आधा मटेरियल मुझे स्प्रे करना है। तो क्या करेंगे कि हम इससे 21 किलो, ये कितना है, 42 किलो, तो इससे मैं हिलाऊंगा और एक बगल में और ऐसा ड्रम रखूंगा, इससे मैं 21 लीटर इस ड्रम में डाल दूंगा और इस ड्रम में 80 लीटर पानी भर दूंगा, यानी 21 का 4 गुना, 20 चौको 80 लीटर पानी डालूंगा, उसमें 21-20 लीटर ये दवा डाल दूंगा, डंडे से हिला दूंगा और इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। इसलिए क्योंकि ये वाला मटेरियल अगर आप कपड़े से छानना चाहो तो नहीं छनेगा, लेकिन ये वाला छन जाएगा। अभी यहाँ और एक सहूलियत हुई कि 12 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया तो इसके गोबर के, नीम की पत्ती के जो सॉलिड पार्टिकल्स थे जो पानी में बैठ सकते थे वो नीचे बैठ जाएंगे, कुछ मटेरियल तैरेगा तो वो कपड़े से छन जाएगा। तो हमने इसको छाना और मशीन में भर करके मैं अपना मिर्च में, टमाटर में, बैंगन में, आम में, अमरूद में, करेले में, भिंडी में, कोई भी सब्जी वाली और फल वाली फसल है उसमें मैंने स्प्रे मार दिया। अब इसके क्या रोल क्या है, तो जैसे ये नीम का जो कड़ुआपन है, कई बार ये छोटे मोटे इंसेक्ट जो पत्ती का रस चूसते हैं, पत्ती को काटते हैं, तो उसको ये भगा देगा। भगा क्या देगा, कीड़ा को जब खाएगा पत्ती तो उसको लगेगा इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं है, चलो कहीं और चलें।
जो रस चूसेगा उसके साथ भी यही है। अब कई बार किसान हमको ऐसी शिकायत करते हैं कि सर आपकी संजीवनी डाली लेकिन एक कीड़ा है जो भग नहीं रहा, मर नहीं रहा है। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमने किसी को मारना ही नहीं है। हम कुछ ऐसा करें कि उसका पत्ती का टेस्ट बदल जाए और ना आए, चला जाए, यही उद्देश्य है। मैं अक्सर बोलता हूं मारने का तो हमको राइट है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं कि उनसे कुछ ना कुछ ये फसल का मतलब नुकसान का बचाव करेगी। दूसरा, जो वायुजनित बीमारियां हैं जो मिट्टी से नहीं आई हैं, हवा से उड़ करके उनके खेत से आ गई है, उसका नियंत्रण करेगा। साथ ही साथ आज जो फल और सब्जी उत्पादक किसान हैं उनको आप बनिया की दुकान में जाते हो तो कहता है ये जिब्रेलिक एसिड ले लो, ये ह्यूमिक एसिड ले लो, ओलिक एसिड ले लो, पल्विक एसिड ले लो, इससे बहुत अच्छा टमाटर आएगा, चिकना होगा, शाइनिंग मारेगा, पत्तियां चमकदार होंगी। ये संजीवनी वो सारे काम करेगी। जितने भी बाजार में इस तरीके के ग्रोथ प्रमोटर बिक रहे हैं, कुछ एसिड बिक रहे हैं, कुछ जाइम बिक रहे हैं, कुछ एंजाइम बिक रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जाइम है, एंजाइम है, एसिड है, सब कुछ है, ग्रोथ प्रमोटर भी है। आप कभी इसको डाल के देखना तो आप देखोगे कि गजब। अब वो जो शुक्ला था जिसकी मैंने बात बताई, मैं जोधपुर जा रहा था और 11-12 दिन के लिए जा रहा था। जिस दिन मैं घर से निकल रहा था उस दिन वो उसी मिर्च की, वही फसल की, हमको 1 किलो मिर्च ले आया। बरसात का सीजन था। हमने कहा शुक्ला यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, इस मिर्च का मैं क्या करूँगा, सड़ जाएगी। क्योंकि मिर्च आप लाते हो बाजार से तो सड़ती रहती है ना। 250 ग्राम मिर्च लाओगे तो आज सुबह 5 सड़ गई, फिर अगले दिन फिर बाँची जाती है ना रोजाना। आप कल्पना नहीं करोगे, वो शुक्ला के द्वारा दी गई 1 किलो मिर्च मैंने फ्रिज में डाली और चला गया जोधपुर। 12 दिन के बाद जब लौटा, वो मिर्च मैंने 1 महीने तक खाई, एक मिर्च भी नहीं सड़ी। जो अंदर आपको मांडवी ने बताया कि कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसके रख रखाव की क्षमता 2 गुना 4 गुना हो जाती है। तो ये इसका प्रभाव है। मैं देश के हमेशा किसानों से कहता हूं कि आपसे भी मैंने कहा कि बाजार, किसी भी निवेश को लेने बाजार नहीं जाना, ना फर्टिलाइजर लेने जाना, ना पेस्टिसाइड लेने जाना, ना कोई एसिड लेने जाना, ना कोई जाइम लेने जाना, ना कोई एंजाइम लेने जाना, ना कोई ग्रोथ। सारी चीजें तो आपके खेत में, खलिहान में, घर में हैं। जैसे जो जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है तो उनकी हर बीमारी का इलाज उनकी किचन में है। हल्दी उनके यहाँ, अदरक उनके यहाँ, काली मिर्च उनके यहाँ, बड़ी इलायची उनके यहाँ, मुलैठी उनके यहाँ, दालचीनी उनके यहाँ, जायफल उनके यहाँ। जितनी भी हमारे अंदर बीमारियां होने वाली हैं उनका सब का इलाज आपकी किचन में मौजूद है। अगर आप जानकार हैं तो किसी वैद्य और नीम हकीम या किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, अगर मैं वो कर ले जाऊं तो, है ना। इसी प्रकार जो खेती है, खेती में सब कुछ तो मेरे खेत में, खलिहान में, घूरे में, चूल्हे की राख में सब कुछ मौजूद है। जैसे वो एक कीड़ा लगता है इनिशियल स्टेज पर जो रोए वाला होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, जो किचन गार्डन में 10-20 टमाटर, बैंगन, मूली लगाते थे तो क्या करते थे, चूल्हे की राख, कब, सुबह टाइम जब ओस हो तो वो क्या, राख चिपक जाती थी पत्तियों पर। अब वो जब कीड़ा पत्ती खाता था तो उसका जो माउथ पार्ट्स है, मुंह जिससे खा रहा है, वो राख के पार्टिकल उसके मुंह को डैमेज कर देते थे और वो मर जाता था, नुकसान बच जाता था। क्योंकि आज जो दवा आप डाल रहे हो उससे एक डिजाइन की गई है ऐसी कि कोई मरे ना। मारने का प्रयास आप करिए लेकिन कोई मरे ना। क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो रसायन बनाते हैं, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड,
ये सब बनाते हैं। तो हमने कहा यार तुम्हारी ये दवा खरपतवार को नहीं मारती है, कुछ दिन के लिए ज़मीन पर सुखा देती है, लिटा देती है, जड़ जिंदा रहती है, फिर वो आ जाता है ऊपर, कीड़ा मरता ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं हमसे कि सचान साहब एक चीज़ बताओ, अगर देश के 14 करोड़ किसानों ने अपनी पूरी ज़मीनों में कीड़ा मारने की दवाई डाल दी और कीड़ा मर जाए तो हम क्या करेंगे? हमको तो रेगुलर ऐसा करना है ना। तो उनकी जितना भी सामान बिकता है उनकी कुछ डिजाइन ऐसी है कि वो कोई चीज़ नष्ट ना होने पाए, कोमा में चले जाएं, बेहोश हो जाएं, गिर जाएं, आपको कुछ अच्छा लगे, फिर 2 दिन के बाद वो जब होश में आए तो फिर पत्तों पर चढ़ जाएं, तो फिर आप दबा लाइए। यही तो कर रहा है किसान। तो मैं कहता हूं कि आपको देसी विधियों पर जाना है, ज्ञान पर जाना है, और प्रकृति के पास सब चीज़ें हैं। फिर बता दूं, जैसे मैं कहता हूं जंगल में कोई बीमारी नहीं है, जंगल में कोई कीड़ा नहीं है, जंगल में कोई फर्टिलाइजर नहीं है, जंगल में कोई सिंचाई का साधन नहीं है, लेकिन सारी वनस्पतियां तो मुस्कुरा रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकृति जिंदा है। कल बोला गया, अभी क्लास में उस पूजा ने बोला कि जमीन, जल, जंगल और जीव, जो किसान अपने खेत में जमीन को मजबूत कर लेगा, वर्षा के पानी को बचा लेगा, जंगल लगा देगा यानी पेड़ पौधे लगा देगा और जीवों को नहीं मारेगा, फिर ये पूरा व्यवस्था कौन संभाल लेगा? प्रकृति, माँ खुद संभाल लेगी। आपको क्या करना है? एक बार माँ पर भरोसा तो करो, एक बार भगवान पर भरोसा तो करो। आज का इंसान भगवान पर भरोसा ही नहीं करता, उसको भरोसा किस पर है? टेक्नोलॉजी पर, बाजार पर भरोसा। हम बाजार पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भगवान पर भरोसा, बस इसलिए हमको तकलीफ है। एक बार भगवान कहता है कि बेटा हम पर भरोसा करके तो देखो, तुम आप कर तो लीजिए भरोसा। हमारा भरोसा हमेशा डगमगाता रहता है। जैसे आज की पढ़ा लिखा व्यक्ति जो साइंस जानता है, टेक्नोलॉजी जानता है, उससे जब मैं ऐसे बात कहता हूँ एक बार भगवान पर भरोसा करो, मैं कितनी दावेदारी के साथ कहता हूँ, ध्यान रखना। कहा गया है कि मृत्यु जब हमारी है, लिख दी गई है, अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको ठीक होने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? कि वो बीमारी को अपने दिमाग में ना ले जाए। बीमारी शरीर में है ना, शुगर हो गई ना, बीपी बढ़ गया ना, उस बीमारी को दिमाग में मत ले जाओ। शरीर में है, प्रकृति की को गोद में जाओ, हंसो मुस्कुराओ, तो एक बार ठीक होने के चांस हैं। लेकिन अगर वो बीमारी तुम्हारे दिमाग में घुस गई, फिर तुम दुनिया के चाहे जितने बड़े डॉक्टर से इलाज करा लेना, आपको मरना है। अच्छा, ऐसा नहीं है, सुनना, मरना तो तब भी तक जब आप हंसोगे तब भी मरोगे, जिस दिन वक्त आएगा तब मरोगे। लेकिन जिस दिन मरूंगा उस दिन मरूंगा ना, 1.5 साल पहले तक तो जिंदा रहूंगा। और जब मन में बीमारी चली गई तो मैं तो अभी से मरने लगा। जिस दिन मरना था उस दिन तो मरना ही था। और अगर मैं प्रसन्न हूं, घर में हूं, बीमारी को दिमाग में नहीं ले जाता हूं, तो जानते हो क्या लाभ होगा? हम तो जाएंगे, लेकिन जो लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख जोड़ के रखे थे बच्चों के लिए, वो तो बच्चों के काम आएगा। लेकिन अगर बीमारी आपके दिमाग में चली गई तो क्या होगा? मरेंगे तब भी, लेकिन वो जो पैसा जोड़ के रखे थे ना बच्चों के लिए, वो सब डॉक्टर ले जाएंगे। ऐसे ही खेती का हाल है। कहते हैं कि जितना विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है इतना तुमको मिलेगा, उतना मिलेगा। आप लाख प्रयास कर लो, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मिलेगा? हमारे पूर्वज कहते थे दाने दाने पर लिखा। ये देखिए भगवान पर भरोसा क्या होता है। वो कहते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे इस संसार में, जैसे मैंने अभी बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब तुम किसी को खाने ही नहीं दोगे तो कैसे सुखी रहेगा बेचारा? और बुजुर्ग क्या कहते थे बाबा लोग? और पुरानी बात क्या है कि राम की चिरैया राम का खेत, खाओ चिरैया। एक चीज ध्यान रखना, यही सत्य है कि इस यूनिवर्स में जितने भी जीव जंतु हैं वो खाएंगे। और अगर
आप चाहते हो ना खाएं तो प्रकृति को मैनेजमेंट दे दो, भगवान को मैनेजमेंट सौंप दो। तुम वो काम करो जो तुमको करना चाहिए, वो काम बिल्कुल मत करो जो तुमको नहीं करना चाहिए। तुमको यूरिया डीएपी नहीं डालनी चाहिए, तुमको पेस्टिसाइड नहीं डालने चाहिए। यही आपका ओरिजिनल कर्म है। और आपने कहा भगवान तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे खेत में कीड़ा लगा मैं तो मारूंगा, तो तुमने कोई किसी को मार पाया? हमने किसी को मार नहीं पाया और हम मरने की कगार पर पहुंच गए। इसलिए वक्त है, अभी ईश्वर कह रहा वक्त है, चेत जा, संभल जा, क्योंकि तू मेरी व्यवस्था को बहुत नष्ट कर दिया है, लेकिन उसके परिणाम में ये है कि अब मैं तुझे खत्म करने वाला हूं। जैसे भविष्यवाणी नहीं है कि अब प्रलय आएगी, अब कल की अवतार होगा, तो हम ईश्वर को बाध्य करते हैं, भाई देख मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं तो कुकर्म करूंगा, अपराध करूंगा, सत्यानाश करूंगा, अब तू जन्म लेके आ और सुदर्शन चक्र चला और मुझे मार के चला जा। तो भगवान बहुत नाराज है इस बात से कि मेरा ये इंसान जो है इस धरती पर भगवान का रूप था और ये ऐसा कुकृत्य करता है कि मुझे फिर जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। तो गुस्से में आता है, वो गुस्से में आता है। फिर यहाँ क्या होता है, प्रलय होती है। ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आप संजीवनी खाद बनाएंगे, जो भी साग बाजी करता हो, फल लगाता हो, तो वो संजीवनी खाद का सहारा ले और संजीवनी खाद आपकी मदद करेगी। नमस्कार।